सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। इससे पहले हम देख रहे थे कि आज इस एक अहम मुकदमे की समाअत हो रही है और इस समाअत की सबसे अहम और बड़ी खबर ये है, ख़ास बात यह है कि ये समाअत बराह रास्त टेलीकास्ट की जा रही है। तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी चीफ जस्टिस की जानिब से किसी भी मुकदमे की बराह रास्त समाअत को टेलीकास्ट करने के हवाले से बात हो और फिर उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको एग्जीक्यूट किया जाए। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा करना कैसा है, इसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तक इसकी प्रोसीडिंग जारी है। अभी एक मरतबा फिर वक्फा लिया गया है तकरीबन 15 मिनट का, और उससे पहले अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी दलाइल दिए जा रहे थे। और अभी तक इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामने आना बाकी है, क्योंकि दलाइल अभी जारी हैं और अभी तक हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी फैसला हुआ नहीं है। लेकिन अभी तक की जो प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये ज़रूर रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है। ये एक जुमला ख़ास हामिल भी है। और इससे पहले हम आपको ये बता दें कि 15 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, इस एक्ट के हवाले से समाअत कर रहे हैं। बोलने उसके नुमाइंदा जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम बात करते हैं आज की प्रोसीडिंग के हवाले से कि अभी क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, कौन कौन से दलाइल दिए गए, वकला की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से क्या कहा गया है, क्योंकि समाअत अभी जारी है, अभी सिर्फ वक्फा हुआ है। जुल्करनैन, वेलकम टू द शो। अभी हमें बताइएगा इब्तदाई तौर पर इस समाअत का क्या अहवाल रहा है, अब तक कहाँ तक बात पहुँची है, आगे मज़ीद कितना वक्त लगेगा और क्या लग रहा है आपको कि अभी ये समाअत मुलतवी हो जाएगी, फैसला सुनाएंगे जजेस? देखिए, अभी तक जो सूरत हाल है उससे लग तो यही रहा है, खासकर जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जाते जाते इंडिया भी देकर गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सारा निज़ाम रुका हुआ है। बेंचेस की तश्कील के मामले के हवाले से जो कानून बनाया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके ऊपर हुक्म इम्तना देने से, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये कंटिन्यू करें। इसलिए कभी इम्कान इस बात का कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ इस समाअत को मुकम्मल करेगी, बल्कि या तो कोई मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। अगर अदालत मुख्तसर हुक्मनामे के नतीजे पर ना पहुंची तो कम अज़ कम जो हुक्म इम्तना जारी किया गया था 8 रुकनी बेंच की जानिब से, जिसके 7 मेंबर जिस वक्त 20-15 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उस हवाले से कोई ना कोई ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर अदालत का जरूर आ जाएगा, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो चलता रहे। सुबह 11:30 बजे ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी और जिनमें एक वक्फा पहले 40 मिनट का है, दूसरा 15 मिनट का हुआ है। इसमें अब तक जो मेन फोकस रहा है वो 3 से 4 सवालात ही हैं जजेस जो बार बार कर रहे थे, और वही अब तक की सारी समाअत के फोकस है। पहला सवाल ये था कि आर्टिकल 191 है आइन का, जिसके मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंतजामी अमूर चलाने के लिए खुद से अपने रूल्स बनाए कि, और वो फुल कोर्ट जो तमाम जजेस पर मुश्तमिल है, उसने 1980 में वो रूल्स बनाए थे, उनमें कोई तरमीम करनी हो तो वही कर सकती है। क्या उन रूल्स के होते हुए और आर्टिकल 191 के होते हुए पार्लियामेंट ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो मैटर्स हैं उनको रेगुलेट करे? दूसरा सवाल ये उठाया गया जजेस की जानिब से कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक आइन में नहीं दिया गया, तो क्या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया जा सकता है, या इसके लिए आइनी तरमीम करना जरूरी होगी? क्योंकि इस हवाले से जजेस का एक सवाल, आर्टिकल 185 में अपील का हक दिया गया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। अगर ऐसा मुमकिन हुआ, अपील का कानून साजी से दिया जा सकता हुआ, फिर तो एक अपील की हक की जगह दूसरी अपील भी आ जाएगी, तीसरी अपील भी आ जाएगी। ऐसे में जो नजरसानी है, वो जो नजरसानी का आर्टिकल 188 वो गैर मुख्तर होकर रह जाएगा। तीसरा सवाल अहम सवाल था जो जस्टिस सरदार तारिक की जानिब से आखिर में उठाया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को दुरुस्त करार देती है, इस कानून को, तो अब तक जो फैसले हो चुके हैं इस कानून की मौतली के दौरान, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या वो बरकरार रहेंगे या वो रिवर्स हो जाएंगे? जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से बड़ा अहम सवाल उठाया गया, जिसको 3 से 4 जजेस ने एंडोर्स भी किया। कुछ चीफ जस्टिस ने भी उस पर अटॉर्नी जनरल से राय मांगी कि अगर फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फैसला करता है तो उसके खिलाफ अपील कौन सुनेगा? क्योंकि तरीकाकार कानून के और आइन के मुताबिक ये है कि जिन जजेस ने फैसला किया हो वो अपील नहीं सुन सकते, अपील में डिफरेंट जजेस होंगे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर 9 जजेस भी कोई फैसला कर लें तो उसके बाद इसका मतलब है कि 9 से ज्यादा जजेस का होना जरूरी है, कम से कम 11 जजेस होंगे तो समाअत हो सकेगी, उनमें भी पहले 9 शामिल नहीं होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच भी कोई फैसला कर ले तो इस हवाले से भी फिर आगे अपील में मुमकिन नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस हवाले से मौक़िफ़ ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच अगर कोई फैसला करता है तो इसका मतलब होगा कि अपील का हक
फिर नहीं है। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि कानून अगर अपील का हक देता है और अदालत उसको दुरुस्त करार देती है तो फिर ये अदालत की मंशा पे नहीं छोड़ा जा सकता कि किस फरीक के केस में फुल कोर्ट बना के अपील का हक दे, किस में ना दे। तो ये तमाम वो सवालात थे जिनके गिर्द तमाम आर्गूमेंट्स जो है वो घूम रहे हैं। जो दरखास्त गुजारान के वकला थे उनका मौकफ ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आइन से मुतसादिम है, जो बुनियादी हकूक है उनसे ये मुतसादिम है क्योंकि अदलिया की आज़ादी को इससे हिट किया गया है। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपना दलाइल कंक्लूड करते हुए इस्तदाद की अदालत से कि किसी भी तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आइन और बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं है, ना ही ये अवामी मुफाद का कोई मामला है, ना ही किसी के हकूक को सलब किया गया इस कानून के अंदर। इसलिए अदालत इन दरखास्तों को ये करार दे कि किसी भी सूरत काबिल समात नहीं है और दरखास्तों को खारिज कर दे। अभी वक्फा हुआ है जिसके बाद जो सियासी जमातों के वकला हैं और पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के हैं उनको भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामलत के लिए नोटिस किया था, उनके दलाइल वो भी मौजूद है। लेकिन जुल्करनैन दौरान समात दरखास्त गुजार के जो वकील हैं इम्तियाज सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोलने का मौका अटॉर्नी जनरल को उससे पहले भी दलाइल जो थे वो जारी थे, क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा का ये कहना था कि आवाम का ख्याल है, अभी जवाब दे रहे हैं, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तो अभी ब्रेक के बाद अभी जब समात दोबारा से शुरू हो जाएगी तो क्या दोबारा वो यहाँ पर आएंगी रोस्ट्रम पर? देखिए, जो सबसे पहले दलाइल का आगाज किया था ख्वाजा तारिक रहीम ने, उन्होंने भी अभी वक्फे के वक्त रोस्ट्रम पर आकर अदालत से यही कहा कि 22 सवाल मुझसे पूछे गए थे और अदालत ने कहा था कि बाद में मैं इन सवालात के जवाब दे दूं, तो क्या मुझे आज ही जवाब देने हैं या बाद में मैं लिख के अदालत को दे दूं। इस पर जस्टिस फायज़ ईसा ने उन्हें कहा था कि इस मुकदमे की वजह से सुप्रीम कोर्ट का सारा निज़ाम रुका हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही करें और जो इंतहाई अहम सवालात होंगे इन 22 में से उनके जवाब हम कोशिश करेंगे कि आज से आप ही ले लें। इसके अलावा जो इम्तियाज सिद्दीकी हैं दौरान दलाइल, क्योंकि बार बार जजेस की जानिब से सवालात आ रहे थे और उनके जब वो दलाइल अपने देना शुरू कर देते थे तो जस्टिस फायज़ ईसा खासकर जो चीफ जस्टिस हैं वो उन्हें किसी न किसी बात पे टोक देते थे। इस पर ये तलखी थोड़ी सी हुई थी, उनकी जानिब से कहा गया था एक तरफ आप मुझे कहते हैं कि दलाइल दें, दूसरी तरफ आप मेरे बात को बेतौकीरी कर रहे हैं, मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुझे मुकम्मल नहीं करने देते। अगर ये सिचुएशन रही तो मैं केस छोड़कर चला जाऊंगा। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें कहा गया कि अगर आप केस में दलाइल नहीं देना चाहते तो ये आपकी चॉइस होगी, अलबत्ता जो बात तयशुदा है उसको बार बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली हम आपको यहाँ पर रोकेंगे। और अभी क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक आपसे मजीद इसी कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ थे जो हमें आज की प्रोसीडिंग के हवाले से आगाह भी कर रहे थे, क्योंकि अभी प्रोसीडिंग में वक्फा है तकरीबन 15 मिनट का और उसके बाद मज़ीद दलाइल को आगे बढ़ाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से कहा गया था। जुल्करनैन, आप हमारे साथ ही, आप हमें आगाह कर रहे थे आगाज़ से लेकर कि किस तरह से ये प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ, अब तक कौन कौन दलाइल दे चुका है और कौन से ऐसे फरीक हैं जिन्होंने ब्रेक के बाद अभी इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना है और सवालात के जवाब देने हैं। लेकिन जो दरखास्त गुजारान के वकील हैं जो उनसे सवालात पूछे गए थे वो अपने ना सिर्फ जवाब देंगे बल्कि जो अटॉर्नी जनरल ने बातें की हैं उनका जवाब भी उनकी जानिब से आना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली दफा जब इस केस की समाअत की थी 2 मई को, जब इस पर हुक्म इम्तना जारी किया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार और तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए गए थे कि वो अगर आके अपना इनपुट इस हवाले से, कानून के हवाले से देना चाहते हैं चाहें तो वो भी अदालत को आगाह कर सकते हैं। उस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उज़ैर भंडारी, वो आए थे, उन्होंने भी कहा अदालत को कि वो भी अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से कहा गया कि वक्फे के बाद आपका मौक़िफ़ भी सुनेंगे, तो जो पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की नुमाइंदगी है वो भी होगी। अभी तमाम वकला जो हैं अपने दलाइल देंगे और फिर अटॉर्नी जनरल ने, क्योंकि आज बैरून मुल्क रवाना होना है सिंध ताश मुआहदे के हवाले से, कल से कुछ 3 दिन की एक हेयरिंग शुरू हो रही है वियना में, उन्होंने वहां जाना है, इसलिए उनको अदालत की जानिब से जाने की इजाजत दे दी गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी में अदालत में मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई पॉइंट्स वगैरह ऐसे होंगे, कुछ सवालात हुए तो वो नोट कर लेंगे और किसी हद तक मुमकिन हुआ तो उनके जवाब भी दे दिए जाएंगे। तो ये वो कार्रवाई है जो वक्फे के बाद मुमकिन तौर पर होनी है, जिसके बाद एन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे के हवाले से अपना जो फैसला है वो महफूज कर लें, क्योंकि अदालत ये इंदिया दे चुकी है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील से में दीगर मामलात रुके हुए हैं उनको ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं करना चाहती। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात ये भी कही कि ऑल दो के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल
सस्पेंडेड है, मुअत्तल शुदा है, इसके ऊपर अमल दरामद रोका हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैंने जो अपने सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाजुल हसन, जो मुमकिन तौर पर 3 रुकनी कमेटी है, इस अगर ये बिल सस्टेन कर जाता उस सूरत में, तो मैंने उनसे पूछकर उनको एतमाद में लेकर ही फुल कोर्ट तश्कील दी है। हालांकि वो बिल सस्पेंडेड था, मैं पूछने का पाबंद नहीं था, लेकिन मेरा ज़हन यही कह रहा था कि बेहतर यही है कि तमाम सीनियर जजेस हैं उनसे मुशावरत करके ही बेंच तश्कील दिया जाए। इसलिए मैंने उनको मुशावरत के बाद ही फुल कोर्ट तश्कील दी है। कभी इम्कान इसी बात का ही है कि आज ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का फैसला महफूज करेगी, बल्कि शायद कोई ना कोई मुख्तसर हुक्मनामा या हुक्म इम्तना खारिज करने के हवाले, हुक्म इम्तना के हवाले से कोई आ सकता है, या फिर मेरिट के ऊपर इन पटिशंस के हवाले से भी किसी भी किस्म का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जाने से आज रात तक मुतवक्के है। ठीक है, आज रात तक फैसला मुतवक्के है। अभी तो ब्रेक है, लेकिन जुल्करनैन अभी जब ये समाअत हुई है तो उसके अंदर ये सवाल बड़ा अहम पूछा भी गया है कि क्या आप ये बताएं कि किस तरह से जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुतासिर हुए हैं। तो बुनियादी हुकूक के मुतासिर होने से, अवामी हुकूक के मुतासिर होने के हवाले से भी कोई दलाइल जो है वो सामने आए अभी तक? लेकिन जो वकील हैं इम्तियाज सिद्दीकी, उनकी जानिब से नुक्ता उठाया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि जो अदलिया की आज़ादी है वो एक बुनियादी आइन का ना सिर्फ खदोखाल में से बल्कि एक बुनियादी हक भी है, पब्लिक का भी और रियासत का। इसलिए उन्होंने कहा कि जब अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला होगा तो डेफिनेटली ये बुनियादी जो अवामी हुकूक हैं उनसे उनके ऊपर ये असरअंदाज होगी। ये उनका मरकजी नुक्ता था इस हवाले से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आइन में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, यानी इख्तियारात की तकसीम है रियासत के 3 सतूनों के दरमियान, जो अदलिया है, मुकन्नना है और इंतजामिया है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो अदलिया अपने रूल्स खुद बनाती है, अपना काम खुद से करती है, कोई दूसरा इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। पार्लियामान अपने रूल्स खुद बनाती है कि उसने कैसे चलना है, कैसे काम करना है, उसकी हदूद में भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो एग्जेक्टिव है, यानी कि इंतजामिया है, जो हुकूमत है, वो अपने काम खुद करती है, अपने रूल्स खुद बनाती है, उसके अंदर भी कोई दूसरा इदारा उनके इंतजामी अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकता। इसलिए ये आइन के जो बुनियादी असूल हैं उनकी ही खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी असूलों में एक असूल जो बुनियादी हकूक का भी है, अवामी अमीर का भी है। अगर अदलिया के अमूर मुतासिर होंगे तो बराह रास्त इससे जो अवाम के अमूर मुतासिर होंगे, क्योंकि अवाम ही अदलिया की जानिब आती है, अदलिया से रुजू करती है अपने फैसलों के लिए। तो ये उनके बुनियादी दलाइल थे बुनियादी हकूक के हवाले से और दरखास्तों की काबिल समाअत होने के हवाले से। ठीक है। और जुल्करनैन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मौके पर यह कहा था कि आर्टिकल 184(3) जो है वो एक जुडिशल पावर की हैसियत रखता है, अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की भी कोशिश की है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि ख्वाजा साहब आपकी बहस क्या है। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अगर फुल कोर्ट है तो दुरुस्त है, अगर पार्लियामेंट ये काम करे तो गलत है। इस हवाले से भी तो एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो पाई जा रही थी। अटॉर्नी जनरल से भी ये सवाल पूछा गया था कि जो फुल कोर्ट के हवाले से इस मौके पर आपका नुक्ता क्या होगा, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी नज़र में एक मुमकिन जवाब इसका ये हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी है वो जब समझेगी कि जिस केस में फुल कोर्ट नहीं बनानी है वो बेंच ही ऐसा तश्कील देगी 5 रुकनी या 7 रुकनी कि उसके खिलाफ अपील लाई की जा सके। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इस हिसाब से तो पार्लियामेंट ने हमेशा के लिए फुल कोर्ट की तश्कील के ऊपर ही पाबंदी एक तरह से लगा दी है टेक्निकल अंदाज में, क्योंकि जब फुल कोर्ट बनने के खिलाफ अपील ही नहीं हो सकेगी तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट किसी केस में फुल कोर्ट बना भी नहीं सकेगी। तो ये दरखास्तें आती रहती हैं कि फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बनाए, उनका फिर क्या होगा, उस सूरत में अदालत क्या नुक्ताकार क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी और उनको किस तरीके से डील करेगी। तो ये भी अहम नौयत का सवाल था जिसका अटॉर्नी जनरल को क्लियर जवाब नहीं दे सके अदालत को। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा कि जो कमेटी है 3 रुकनी वो अपना तरीकाकार खुद से तय करेगी। अटॉर्नी जनरल से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी ये सवाल पूछा कि अगर जैसे रजिस्ट्रार 184(3) की दरखास्तों पर इतराज़ात आयद करते हैं, वापस कर देते हैं, उसके रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ चैम्बर में अपील होती है और चैम्बर अपील एक फोरम होता है रजिस्ट्रार के इतराज़ात के खिलाफ। अगर रजिस्ट्रार का जो इख्तियार है वो 3 रुकनी जजेस की कमेटी को चला जाता है तो कमेटी के खिलाफ तो कोई अपील भी नहीं है। इस सूरत में अगर कई दफ़ा ऐसे होता है कि रजिस्ट्रार के इतराज़ात चैम्बर में जजेस कलअदम करार दे देते हैं तो कमेटी का फैसला कौन कलअदम करार देगा, तो वो जो हक है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगे, इस पर फिर वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि जब 3 जजेस बैठ के फैसला करेंगे तो तवक्को यही है कि वो फैसला रूल्स और कानून के मुताबिक होगा, इसलिए किसी उसके खिलाफ अपील की जरूरत नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का इस मौके पर जवाब था। ठीक है। और अब क्योंकि अभी इसका फैसला होना है, आप बता रहे हैं कि फैसला महफूज हो जाएगा, तो अभी जो चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे उन्होंने कहा था कि हमें वक्त ज़ाया किए बगैर इस केस का फैसला करना है।
तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो दीगर केसेस हैं वो भी जल्द अज जल्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको भी इसी तरह से निपटा दिया जाएगा? अभी क्या लग रहा है, पहली उनकी समाअत है, सारे जजेस उनके साथ मौजूद हैं, प्रोसीडिंग हो रही है केसेस की? देखिए, सबसे बुनियादी नुकता जो आज इस फैसले को करने का है, ये इस मुकदमे को निपटाने का है, वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया था कि उसने बेंचेस, चीफ जस्टिस पहले तो खुद बनाते थे रूल्स के तहत, अब वो बेंचेस इस कानून के तहत कमेटी ने बनाने हैं। जब तक ये बेंचेस बनाने वाला मामला खत्म नहीं होगा, ये तनाज़ा हल नहीं होगा, उस वक्त तक तमाम बेंचेस ही मुतनाज़े होंगे। इसलिए इस कानून के ऊपर वो पहले फैसला करना चाह रहे हैं। ये जब हर्डल क्रॉस हो जाएगा कि बेंचेस किस तरह तश्कील पाएंगे, किस कौन से केसेस कैसे लगेंगे, उनमें अपील का हक होगा या नहीं होगा 184(3) में, और तो बेसिकली ये एक बॉटम लाइन है जुल्करनैन। इसके बाद आगे सारे केसेस जो हैं उनकी प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन इससे पहले जुल्करनैन जो फैसले हो चुके हैं या जो केसेस लग चुके हैं जिनके अंदर बेंचेस तश्कील पा चुके हैं, फिर वो भी मुतनाज़े होंगे। इस हवाले से भी आज कोई गुफ्तगू हुई है? इस हवाले से बिल्कुल गुफ्तगू हुई है। जैसे सरदार तारिक ने ये नुकता उठाया था कि जो बेंचेस फैसले हो चुके हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कंसीडर होंगे, यानी कि वो जो फैसले हो चुके हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि माजी में भी अदालतें इस हवाले से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फैसलों को देती रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मुज़र का भी यही नुकता था कि उनको फैसला फर्क नहीं पड़ेगा। इवन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो खुद बेंचेस के ऊपर एतराज़ करते रहे हैं 184(3) में, उनका ये कहना था कि किसी साइल को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका केस कौन से 3 जजेस ने सुनना था, वो चाहे मैं हो, मेरी सरबराही में बेंच हो या किसी और की सरबराही में बेंच हो। बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने सुनकर केस को फैसला किया है। तो बेंच कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि उसमें कोई स्पेसिफिक जज शामिल हो या स्पेसिफिक जज शामिल ना हो। इसलिए किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था कि वो किसका मुकदमा है किसका नहीं। अलबत्ता अगर ये कानून अदालत बरकरार रखती है तो उन फैसलों के खिलाफ अपील का हक जरूर मौजूद होगा। अगर जिन फैसलों के खिलाफ अपील का हक अगर नहीं होता, अदालत इस कानून को कलअदम करार देती है, तो भी नजरसानी का जो हक है वो तो कानून और रूल के मुताबिक। ठीक है जुल्करनैन, हम आपसे मजीद भी कनेक्ट करेंगे और अभी डिटेल्स लेंगे। जिनको एक मरतबा फिर बता दें कि अभी समाअत में वक्फा है और कुछ ही टाइम रह गया है, समाअत का दोबारा आगाज़ होगा, लेकिन इसके अंदर जो अभी तक की प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक ये बात डिस्कस कर ली गई है कि बेंचेस के ऊपर जो हमेशा एक तनाज़ा खड़ा रहता था, जितने भी सियासी केसेस होते थे, पार्लियामेंट के केसेस कोई ले लें, उसके अंदर ये होता था कि बेंच में शामिल कौन कौन से जजेस हैं, कौन से केस को कौन से 3 जजेस या कौन सा बेंच सुन रहा है, और फिर उन बेंचेस के ऊपर इख्तलाफात हमेशा हम देखते हैं कि सामने आए। अब उस सारे मामले को कैटर करने के लिए इस अहम केस को सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया, क्योंकि ये वो केस है जो बुनियादी तौर पर आगे आने वाले केसेस के हवाले से टाइमलाइन को सेट करेगा कि बेंचेस की तश्कील किस तरह से होनी है और किस तरह से उन बेंचेस को बनाना है गैर मुतनाज़ और शफाफ। तो अब जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर तय हो जाएंगी, तो इससे पहले जो केसेस सुने जा चुके हैं, हमें जुल्करनैन बता रहे थे कि वो एज इट इज़ रहेंगे, जो भी फैसले हो चुके हैं वो तब्दील नहीं होंगे। लेकिन अगर ये कलअदम करार, फिर उसके बाद अपील का हक एक मरतबा फिर मौजूद रहेगा। जुल्करनैन, अभी कितना वक्त रह गया है, दोबारा समाअत कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए 15 मिनट का वक्त दिया गया था, वो वक्त तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है कि जब ब्रेक होती है, ये जजेस का जो टाइम होता है, क्योंकि 15 जजेस ने सब ने अपने चैम्बर्स में से निकल के आना होता है, कोई नमाज के लिए ब्रेक करता है तो किसी ने कुछ हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट करनी होती है, क्योंकि इंसानी तकाजा ये भी सुबह 11:30 से समाअत हो रही है। इस मौके पे अक्सर को 5-7 मिनट की 10 मिनट की देर सवेर हो जाती है मामूल में। तो जो वक्त दिया गया था वो तो हो चुका है। अब किसी भी वक्त जो जजेस हैं वापस कोर्ट रूम में आएंगे और उसके बाद समाअत का दोबारा से जो है वो आगाज होगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा जो माहौल है जो हम आज देख रहे हैं, यकीनी तौर पर मीडिया की तारीख में भी और इवन पाकिस्तान हिस्ट्री में भी ये पहली बार हुआ है कि हमने लाइव टेलीकास्ट देखा है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट से। और इस अहम केस के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये फैसला किया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये कैसी एग्जाम्पल सेट हुई है, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि एक कैसी रिवायत है, कैसा लग रहा है? देखिए, ये 2 घंटे समाअत लेट ही इसी वजह से हुई है, क्योंकि सुबह 9:30 बजे पहले इस केस की समाअत का वक्त मुकर्रर था। तहम जजेस ने आके पहले फुल कोर्ट मीटिंग की इंतजामी अमूर पर, उसमें ये बात डिसाइड हुई कि आज ना सिर्फ इस केस को फैसला करने की पूरी कोशिश की जाएगी बल्कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। आपको याद होगा माजी में जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने खुद दरखास्त दी थी कि मेरे मुकदमे को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म था बाकायदा लार्जर बेंच का
कि इंतजामी साइड के ऊपर जब तक फुल कोर्ट इसको फैसला ना करे तो बराह रास्त नशरियात नहीं की जा सकती, नशर किसी भी अदालती कार्रवाई की। उस हवाले से क्योंकि आज वो तमाम जजेस उस फैसले के पाबंद थे, इसलिए आज फुल कोर्ट मीटिंग में जस्टिस फाइज ईसा ने ये प्रपोजल दिया कि आज इस मुकदमे की समाअत को कम से कम लाजमी जो है ना वो लाइव स्ट्रीमिंग इसकी की जाए। दीगर जजेस ने इसके ऊपर बहस की और बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि आज इसकी लाइव ट्रांसमिशन की जाएगी। तब ये उसके बाद सरकारी टेलीविजन को जो ऑलरेडी वो पहले से इंतजाम अपने मुकम्मल किए हुए था उनका गो अहेड मिल गया और उन्होंने अपने इक्विपमेंट को लगाया और ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि सरकारी टेलीविजन के ऊपर जो बराह रास्त वो नशरियात है वो नशर की जा रही है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तजर्बा जरूर किया था जब जस्टिस अतहर मिनल्ला चीफ जस्टिस थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसका पब्लिक अभी नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर प्रोसीडिंग को जो अदालत में मौजूद सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनके जरिए बराह रास्त करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ हमारे पाकिस्तान में इमेच्योरिटी का लेवल ये है कि सोशल मीडिया पर डिफरेंट क्लिप्स निकाल के जजेस के या उनके मीम्स बना दिए जाते हैं या फिर उनको सियाको सबाक से हटकर शेयर कर दिया जाता है। इन्हीं खदशात का इजहार आज सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस ने किया था, लेकिन फिर अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है जो आज सामने आई है और पूरे पाकिस्तान में आज कोई और खबर कोई और स्टोरी डिस्कस नहीं हो रही थी, सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ही तमाम जो मीडिया है चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो उसका फोकस आज यही रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि अदालती कार्रवाई को इतने तवील देर के लिए जो बराह रास्त है वो नशर किया जा रहा हो। लेकिन अगर अमूमी तौर पर हम बात करें जुल्करनैन, ये तो हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं सुबह से, लेकिन अमूमी तौर पर अगर कोई केस लगता है, ये तो एक अपनी नोयत का अहम केस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, लेकिन अगर कोई और सुप्रीम कोर्ट में लगता है, लार्जर बेंच उसको सुन रहा होता है इस केस को, तो क्या उसकी प्रोसीडिंग भी इतना ही टाइम टेकिंग होती है, उसमें भी इतने ही ब्रेक्स होते हैं, वो भी एज इट इज़ चलती है जैसा कि आज हम देख रहे हैं इस केस को? जैसे देखिए, जैसे साबिक चीफ जस्टिस है तखार मोहम्मद चौधरी, उनके दौर में जस्टिस जवाद अस्फाजा के दौर में, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में, इवन के उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी जब कासिम सूरी वाला जो रूलिंग का केस था, इसके अलावा पंजाब में जो इलेक्शन का केस था चौधरी परवेज अलाइब और हम आर्टिकल 63A से मुतल्लिक केसेस थे, तब भी कई घंटे रात को 8-8, 9-9 बजे तक हम लोग यहाँ पर समातें कवर करते थे। तो इस तरीके से अक्सर होता है कि जो अहम केस हों जिनको जल्द निपटाना मकसूद हो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रात को 8-8, 9-9 बजे तक समातें करती रही है। बल्कि बाज़ औक़ात तो आपको याद होगा गुज़श्ता साल अप्रैल में जब वो कासिम सूरी केस के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करवाई जाती, तो 12 बजे जजेस अदालत खोलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। तो इसलिए ये एक रूटीन की चीज़ है इतनी लंबी कार्रवाई होना, खासकर उन मुकदमात में जिनको फौरन निपटाना मकसूद हो। ये कोई ऐसा जितनी रूटीन से हटके नहीं हुआ कि जिसको कहा जा सके कि ये पहले ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ था। लेकिन यकीनी तौर पर ये जो एक फैसला लिया गया है कि आज टेलीकास्ट करना है, इसको लाइव टेलीकास्ट करना है, तो ये मीडिया के नुमाइंदों के लिए, आपके लिए, रिपोर्टर्स के लिए, कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए एक सरप्राइज था या ये चीज़ आपको पहले से आपके इल्म में थी, आपको पता था कहीं ना कहीं? शायद पहले इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर था कि क्योंकि जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो इस किस्म का कोई ना कोई काम जरूर करेंगे, क्योंकि खुद वो दरखास्त दे चुकी हैं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है, पब्लिक जानना चाहती है कि अदालत में क्या हो रहा है। इस हवाले से अंदाजा जरूर था। और कल जब सरकारी टेलीविजन की जो टीम्स है, उनका टेक्निकल स्टाफ है, उसने सुप्रीम कोर्ट का जब विजिट किया, जब जस्टिस फाइज ईसा हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए थे, उसके बाद उन्हें बुलाया गया, तो उससे हमें अंदाजा हो गया था कि कल कुछ बड़ा होने जा रहा है और कोई लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से मामला चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हतमी फैसला फुल कोर्ट ने करना था, इसलिए सुबह तक इस कश्मकश में थे कि फैसला होगा या नहीं होगा। तैयारियां मुकम्मल थी और इतना जरूर अंदाजा था कि अक्सर ये जजेस इस बात पर मुत्तफिक हो जाएगी कि कम से कम इस केस की हद तक इस प्रोसीडिंग्स को लाइव जरूर किया जाए। इससे एक चीज का इंदिया जरूर मिल चुका है कि आइंदा मुस्तकबिल में भी जो अहम नौयत के मुकदमात हों, चाहे वो इंतखाबात से मुतल्लिक हों, चाहे कोई और ऐसा बड़ा मुकदमा हो जो मुल्की लेवल के ऊपर जिसके असरात बड़े पड़ रहे हों, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी के लिए भी कोई ना कोई या फरीक दरखास्त दे सकता है या अदालत खुद कह सकती है कि इस मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द अप्रूवल ऑफ द बेंच। एग्जैक्टली इसमें कोई टेक्निकल रुकावट ऐसा अब मौजूद नहीं रहेगी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन हम देखेंगे, मेरा ख्याल है जुल्करनैन के जो अवामी मुफाद के केसेस होंगे, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो तमाम केसेस जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट हो सकते हैं।
तो ये बताएगा कि ये कितना ट्रांसपेरेंसी के लिए बेहतरीन फैसला है चीफ जस्टिस का। यकीनी तौर पर उन्होंने कुछ सोचा होगा, उन्होंने प्लान किया होगा, जैसे कि उन्होंने अपने केस में भी आपने रेफरेंस दिया कि खुद ये रिक्वेस्ट की थी कि इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए। आपको क्या लगता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ जाता है, इससे चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आती हैं? क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर्स जब कोर्ट कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल गलत कोर्ट करते हैं, ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई इबहाम, कोई ना कोई खदशा तो ज़रूर मौजूद होगा जिसकी वजह से ये फैसला आज सामने आया। शायद कई मरतबा ऐसा होता है कि जजेस कोर्ट में बात करते हैं और बाद में फिर वो कह देते हैं मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया। इस हवाले से हमारे लिए एक बड़ा एक साय ऑफ रिलीफ है ये कि जब उनकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, टीवी के ऊपर चल रही होगी, तो कल को वो ये नहीं कह सकेंगे कि हमने ये जुमला नहीं बोला था, मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया। इस हद तक तो हमारे लिए बड़ा बात है ये कि अब हर चीज ऑन रिकॉर्ड आ गई है। जो अब हमारे ऊपर अक्सर एलिगेशन लग जाता था कि मीडिया ने गलत रिपोर्ट कर दी, अब हम कम से कम उससे बरी जिम्मा हो चुके हैं। दूसरी चीज जो ट्रांसपेरेंसी की हद तक इतना जरूर है कि जो पब्लिक है उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो खुद घर बैठ के टीवी पर देख सकेंगे। इससे पहले ये होता था कि हम लोग अंदर सुनते थे, सुन के बाहर आकर अपने ऑफिस में वो खबर को टिकर की सूरत में लिखवाते थे, बीपर की सूरत में, ब्रेकिंग की सूरत में आवाम तक पहुंचाते थे। अब पब्लिक खुद से सुन रही होगी कि उनके जजेस क्या कह रहे हैं, उनको फिर कॉन्टेक्स्ट में सुनना और उसको ग्रैब करना आसान होगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक वही है जो मैंने पहले भी बताया था, इसका खदशात आज भी जजेस ने किया था कि डिफरेंट क्लिप्स निकाल के जोड़ के, आपको पता है ये पाकिस्तान में एक बड़ी चीज है कि जैसे साबिक चीफ जैसे साकिब निसार की भी एक ऑडियो मुख्तलिफ उनकी तकरीरों में से क्लिप निकाल के जारी कर दी गई थी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये खत्म होने के चांसेस अब ज्यादा बढ़ गए हैं और जुल्करनैन की जॉब भी थोड़ी सी कम मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू सो मच जुल्करनैन फॉर बीइंग विद अस। अभी हम अपनी कोर्ट एक और रिपोर्टर को लेते हैं अपने शो में और उनसे बात करते हैं आज के साम प्रोसीडिंग के हवाले से। नीलम अरशद हमें ज्वाइन करेंगी। वेलकम टू द शो नीलम। अभी हम बात करें सहम केस के हवाले से जिस पर अभी तो ब्रेक है, लेकिन यकीनी तौर पर सुबह से आप इसको कवर भी कर रही हैं, देख भी रही हैं। क्या कहेंगी आज की इस प्रोसीडिंग के हवाले से आप? देखिए जी, बड़ा अहम और बड़ा ही खास दिन था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पहला रोज आज ओहदे का हल्फ लेने के बाद आज पहले रोज अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है उन्होंने निभाई है। लेकिन पहले रोज ये काफी तवील अंदाज में जो समाअत है उसका आगाज किया गया उनकी तरफ से, और वक्फे के बाद वक्फा, और लग ऐसा रहा है कि शाम जो है वो भी यहीं पे हो जाएगी, डिनर का शायद एहतमाम भी यहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन उनकी जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द केसेस, टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट केसेस, वो देखकर बड़ी खुशी हुई है कि उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर एक ऐसा मामला जो कि एम्बिग्विटी का शिकार है और उसमें कुछ आईनी बहरान जो है, आईनी खुला जो है, उसको खत्म करने की जरूरत है। तो उसके हवाले से देखिए सुबह 11:30 बजे से लेकर अब ये वक्त हो चुका है कि उनकी तरफ से समाअत का सिलसिला जारी है। बारहा वो कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि 57,000 जो केसेस हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, हमने उनको भी सुना है। जबकि दीगर जो वकला हैं, जब उनकी तरफ से दलाली का सिलसिला जारी रहा तो 12 उनकी तरफ से उनको टोका गया और कहा गया कि फोकस टू द पॉइंट, कि सिर्फ और सिर्फ जो मुदल्लिल दलाइल है वो पढ़कर सुनाए जाए, कोशिश की जाए कि वक्त का जो ज़िया है वो ना किया जाए। तो उनकी ओवरऑल जो आज का पूरा दिन आज अदालत में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर गुजारा है, तो उससे ये चीज तो आया है कि वो चाहते हैं कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो किया जा सके और फिर प्रोडक्टिव दलाइल हो, प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो, मिस इंटरप्रेशन ना हो। आप हमारे साथ ही रहेगा नीलम। अभी हमें ज्वाइन किया बलोच ने भी, उनसे भी बात करते हैं। तैयब, वेलकम टू द शो। हम बात करें नीलम से भी, इससे पहले हमने जुल्करनैन को भी कनेक्ट किया था कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो सुबह से समाअत का आगाज हुआ है, भाई आप ये बताइए कि अब ये जो लाइव टेलीकास्ट हुई है समाअत, रेलिवेंसी के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज खुद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने कहा कि हम ये एक केस सुन रहे हैं और इस टाइम सुप्रीम कोर्ट पर 57,000 केसेस का यानी कि दबाव मौजूद है, यानी कि 57,000 केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। तो उन्होंने कहा आज हम सारा दिन इसी केस को सुन रहे हैं, तो जब तक ये केस समाप्त हो रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि शायद 150 नया केस भी रजिस्टर्ड हो चुका हो। तो हमें इस टाइप के केसेस सुनने के साथ साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो वर्कलोड है, जो केसेस का दबाव है, उस तरफ भी हमें जो है वो देखना चाहिए। तो इस सवाल से आज उन्होंने वकला को ये कहा कि आप टू द पॉइंट रहें, फोकस रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज ही इस मामले पर जो है वो कोई फैसला करना चाहती है। और हमने चूंकि हम यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मर्जी के लिए नहीं बैठे कि हम बेंच में बैठकर जजेस जो है वो अपनी मर्जी चलाते रहे। तो उन्होंने कहा कि हमें अवाम के टैक्स के पैसों से जो तनख्वाह मिलती है वो मर्जी चलाने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ देने के लिए और फैसले करने के लिए दी जाती है। तो इसी वजह से हमारी जो तरजीहात हैं वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो वर्कलोड है, जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, उनको जो है वो जल्द से जल्द निपटाया जाए। और आज
इब्तिदा में चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जो साइलिन है अब उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उनको जो है वो एज ए मेहमान के तौर पर हम ट्रीट करेंगे ताकि उनको ये ओनरशिप का भी एहसास हो और उनको पता चले कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उनको फैसले भी उनके हाथ में फैसले भी होंगे और उनको इंसाफ भी फराहम किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम बात कि आज जो सारा दिन की आपने प्रैक्टिस देखी कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो बैठकर मुसलसल समाअत कर रहा है, तो इसलिए अब हमें ये तवक्को है कि आज ही इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला दे देगी, क्योंकि इसमें एक रीजन ये भी है कि बेंच के एक मोअज़्ज़िज़ जज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह आज रात को उन्होंने अमेरिका के लिए रवाना होना है। तो अगर एक जज भी नहीं होगा तो फुल कोर्ट जो है वो इस पर अपनी समाअत जो है वो नहीं कर सकेगा। तो इसके साथ साथ एक और अहम मसला जो है वो दरपेश है, वो ये है कि गुज़िश्ता जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने 8 रुकनी बेंच बनाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया था। तो उस हुक्म इम्तना की वजह से जो मौजूदा यानी कि चीफ जस्टिस है वो बेंच की तश्कील जो है वो नहीं कर सकते। वो अभाम का शिकार हैं कि आया इस कानून के तहत बेंचेस की तश्कील की जाए या फिर जो है वो जिस तरीके से साबिक चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील कर रहे थे उस तरीके से। तो इसी वजह से उनका सारा फोकस जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर है। और ये अभी थोड़ी देर पहले दूसरा वक्फा हुआ है, वक्फे के बाद फिर से समाअत होगी। तो हमें इम्कान जो है वो रेजोल्यूशन की तरह नजर आ रहा है कि आज ही इस मामले पर कोई बड़ा फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर देगी। और दौरान समाअत एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई कि खुद एक मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले को वैलिडेट कर देते हैं तो फिर उस दौरान जो केसेस 184(3) के तहत या बुनियादी इंसानी हकूक के तहत सुने गए थे उनका क्या होगा। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अगर आप इस कानून को वैलिड करते हैं और इस कानून के बाद जितने भी 184(3) के मुकदमात के ऊपर बेंचेस तश्कील दिए वो गैर ऐनी होंगे और तो उनके जो फैसले हैं वो भी गैर ऐनी हो जाएंगे। तो अब वक्फे के बाद इस मामले पर दोबारा समाअत होगी। जी ठीक है, वक्फे के बाद दोबारा से समाअत होगी। थैंक यू सो मच नीलम अरशद, तैयब बलोच फॉर बीइंग। अभी नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि अभी तो वक्फा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो 15 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा इसकी हेड कर रहे हैं इस बेंच को। और अभी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज ही तमाम दलाइल मुकम्मल होंगे, तमाम चीज़ें मुकम्मल होंगी तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से और रात तक फ़ैसला आने की तवक्को है, क्योंकि उसके बाद बाकी दीगर केसेस हैं जो बताया भी जा रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेस इल्तबा का शिकार भी हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जब केस कंप्लीट हो जाएगा, इसका फ़ैसला आ जाएगा, तो इसी की बेस पर बाकी जो तश्कील पाएंगे और दीगर केसेस की समाअत भी आगे बढ़ सकेगी। और वैसे अगर देखा जाए आज की इस लाइव टेलीकास्ट की पूरी चीज़ को, तो ये हमें बहुत सी चीज़ों के मैसेजेस भी देती है कि कितनी डेडिकेशन से हमारी अदलिया काम कर रही है और किस तरीके से लॉन्ग आवर्स में बैठ के हम सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं कि हो भी रही हैं। और अभी शो का टाइम ख़त्म हो गया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।